नमस्कार। नरेंद्र मोदी ने आज एक बहुत बड़ा काम किया, लखनऊ जाकर किया। यूपी के 75 जिलों में बने 75,000 घरों की चाबियां उन्होंने उनके मालिकों को बांटी। 75 प्रोजेक्ट्स, 10 स्मार्ट सिटीज, ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर कमांड और कंट्रोल सेंटर तक, पानी सप्लाई से लेकर सीवेज सिस्टम तक, एक एक चीज पर प्रधानमंत्री की बारीक नजर है। शहरों में जिंदगी कैसे आसान हो, गरीब से गरीब आदमी का भी गुजारा कैसे हो, इसका पूरा खाका बनाया गया है। तभी तो 3 करोड़ घर बनाना पॉसिबल हो पाया। आपको भी लगता होगा कि यह कैसे हुआ। 3 करोड़ घर कोई एक दिन, एक महीना, एक साल में तो नहीं बन सकते। मोदी ने इसे कब शुरू किया? मोदी के बहुत से विरोधी छोटे छोटे वीडियोस काटकर फैला रहे हैं। सही और पूरी बात क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी ने आज वो कह दिया जो उन्होंने पहले कभी नहीं कहा। नरेंद्र मोदी ने आज अपने विरोधियों को उस अंदाज में जवाब दिया जिस अंदाज में पहले कभी नहीं दिया। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। हमारे यहां कुछ महानुभाव कहते रहते हैं कि मोदी ने, हमने प्रधानमंत्री तो बना दिया, मोदी ने किया क्या? आज पहली बार मैं ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसके बाद बड़े बड़े विरोधी जो दिन रात हमारा विरोध करने में ही अपनी ऊर्जा खपाते हैं, वो मेरा ये भाषण सुनने के बाद टूट पड़ने वाले हैं, मुझे पता है। लेकिन मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए। मेरे जो साथी, जो मेरे परिवारजन है, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीते थे, जिनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे 3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। इतने छोटे से कार्यकाल में 3 करोड़ गरीब परिवार लखपति बनना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप कहेंगे मोदी इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में जो करीब करीब 3 करोड़ घर बने हैं, आप उनकी कीमत का अंदाज लगा दीजिए। ये लोग अब लखपति हैं। 7 साल में 3 करोड़ घर, ये सिर्फ दावा नहीं, कोई गप नहीं है। एक एक घर का पूरा हिसाब है। घर किसका बना, चाबी किसे मिली, मोदी के पास एक एक लाभार्थी का डेटा है जो फाइलों में लिखा है। वही घर की दीवार पर लिखा है। हर घर के साथ आधार, मोबाइल नंबर और बैंक खाता जुड़ा है। यानी मोदी ने जो किया है, पक्का काम किया है। मोदी अयोध्या भी बना रहे हैं, मोदी काशी और लखनऊ भी बना रहे हैं। नए शहर बन रहे हैं, पुराने शहर में सुधार हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री सबसे तेजी से गरीबों के घर बना रहे हैं। मोदी जो कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं। 70 साल तक गरीबों को कोरे वादे मिले, चुनावी नारे मिले, लेकिन घर नहीं मिला। मोदी के समय पक्का घर मिल रहा है, गैस चूल्हा मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, साथ में पानी का कनेक्शन मिल रहा है। शहरों में और गांवों में मिट्टी और घास फूस से बनी ऐसी झोपड़ियां सबको दिखती थी। 70 साल तक हर सरकार गरीबों से वादे भी करती थी। सरकार इसका बजट भी बनाती थी, अफसर टेंडर निकालते थे, सब कुछ होता था। लेकिन गरीबों के सिर पर छत नहीं बन पाती थी, क्योंकि तब की सरकारें इसका पक्का इरादा नहीं कर पाती थी। चुनाव आते थे, निकल जाते थे, सरकार बनती थी, फिर बदल जाती थी, मगर गरीब के घर वैसे के वैसे ही रह जाते थे। पहली बार इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने देश के सभी कच्चे मकानों को पक्का करने का इरादा किया है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।
साथियों, 2014 से पहले जो सरकार थी, उसने देश में शहरी आवास योजनाओं के तहत सिर्फ 13 लाख मकान ही मंजूर किए थे। आंकड़ा याद रहेगा? पुरानी सरकार ने 13 लाख आवास, इसमें भी सिर्फ 8 लाख मकान ही बनाए गए थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 1,13 लाख से ज्यादा घरों के निर्माण की मंजूरी दी। कहां 13 लाख और कहां 1,13 लाख। इसमें से 50 लाख से ज्यादा घर बनाकर उन्हें गरीबों को सौंपा भी जा चुका है। अब तक 3 करोड़ घर, 3 करोड़ गृह प्रवेश, 2 साल में 1,13 लाख घर। ये नंबर इतने बड़े हैं कि मोदी के विरोधी आसानी से पचा भी नहीं सकते। मगर प्रधानमंत्री सिर्फ घर नहीं बनवा रहे, बल्कि घर कैसा बने इसका अधिकार भी उस घर में रहने वाले को दे रहे हैं। कोई खुद से अपना घर बनवाना चाहे तो उसके खाते में पैसे आते हैं। कोई दलाल नहीं होता, बिचौलिया नहीं होता। घर वाला अपनी मर्जी से, अपनी जरूरत के हिसाब से घर बना सकता है। साथियों, ईंट पत्थर जोड़कर इमारत तो बन सकती है, लेकिन उससे घर नहीं कह सकते। लेकिन वो घर तब बनता है जब उसमें परिवार के हर सदस्य का सपना जुड़ा हो, अपनापन हो, परिवार के सदस्य जी जान से एक लक्ष्य के लिए जुटे हुए हो, तब इमारत घर बन जाती है। हमने घरों के डिजाइन से लेकर घरों के निर्माण तक की पूरी आजादी लाभार्थियों को सौंप दी है। उनको मर्जी पड़े वैसा मकान बनाए। दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके कोई ये तय नहीं कर सकता कि तुम्हारी खिड़की उधर होगी या इधर होगी। मोदी हर घर को ऐप से जोड़ते हैं। कंस्ट्रक्शन का एक एक अपडेट दर्ज होता है। घर की जियो टैगिंग होती है। इन सारे अपडेट के आधार पर ही खाते में पैसे आते हैं। मोदी के विरोधी कैसे कैसे झूठ फैलाते हैं, सही बात को गलत बताकर किस तरह वायरल कर देते हैं, आज इसका सॉलिड एग्जाम्पल देखा। लखनऊ में मोदी के 2 घंटे के प्रोग्राम में से 8 सेकंड का एक वीडियो निकालकर उसे वायरल किया गया। सच क्या है ये जानने के लिए हम आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। पहले 8 सेकंड का वायरल वीडियो देखिए, फिर कंप्लीट पिक्चर समझिए। तो आपको ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कोई लाभ मिला है क्या? नहीं साहब, कुछ नहीं मिला सर। अच्छा, पक्का मकान बन गया। सरकार की तरफ अच्छा से लग कितना गया। पैसा मिला आपको? 2.5 लाख मिला सर। अच्छा, सीधा सीधा आपके बैंक के खाते में आ गया था? हाँ। किसी को बीच में कुछ देना नहीं पड़ा ना? नहीं जी सर। पक्का? पक्का। वाह। देखिए, ये जनधन अकाउंट हमने खोले और जनधन अकाउंट से हमने जी सर। सीधा पैसा हितग्राही को पहुंचा दिया, जो लाभार्थी है उनको पहुंचा दिया। और इसका फायदा जी सर। गरीब को बहुत होता है। जी टेक्नोलॉजी सर। गरीब की बहुत काम करता है। आपको ये जब ये बकरी पालन करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो आपको ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कोई लाभ मिला है क्या? नहीं साहब, कुछ नहीं मिला सर। अच्छा, देखिए, आप इसका फायदा उठाइए। जी सर। आप बैंक वालों से मिलिए, उनको हाँ। कहिए कि प्रधानमंत्री जी सर। स्वनिधि योजना है और हमारा यहाँ मकान है, तो हम चाहते हैं इससे जुड़ना, तो वो आपको 10,000 रुपया देंगे। जी सर। और 10,000 रुपया से आप अपना कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं। मोदी ने मकान बनाने के लिए 2.5 लाख की मदद की। जिसे मदद मिली उसने कैमरे पर यह बात मानी। 10,000 रुपए वाली स्कीम का फायदा नहीं मिला तो ये भी कैमरे पर बताया। मोदी के दुश्मनों ने 2.5 लाख वाली बात गोल कर दी और 10,000 वाली बात को वायरल की।
शहरों को लेकर प्रधानमंत्री की सोच स्मार्ट है, क्योंकि वो पहले ही स्मार्ट सिटी बना चुके हैं। मोदी जब टाउन प्लानिंग बनाने बैठते हैं तो उसमें सब कुछ होता है। बढ़िया सड़क, मॉडर्न डिजाइन, वर्ल्ड क्लास लुक और 24/7 कनेक्टिविटी। जरा याद करके देखिए, 2004 से लेकर 2014 तक देश में डायलॉग चलता था, मुंबई शंघाई बनेगी और दिल्ली बनेगी लंदन। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं बन पाया। शंघाई बनाने के नाम पर नेता सरकारी खर्चे पर शंघाई घूमकर आ जाते थे। जब मोदी आए तो दिखाया कि काशी को क्योटो बनाया जा सकता है, लेकिन शहर का मूल रूप वही रहना चाहिए। मोदी की टाउन प्लानिंग और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आगे डिटेल में बताएंगे। उससे पहले मोदी के हाउसिंग प्रोग्राम के बारे में कुछ जरूरी बातें समझ लीजिए। प्रधानमंत्री का हाउसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट फुल स्पीड में चल रहा है। 2022 तक सबको घर देने का टारगेट है। शुरुआत 2024 में ही हो गई थी, लेकिन 2021 में मोदी ने एक ऐसा काम शुरू किया जिससे हर परिवार के लिए घर का सपना बहुत जल्द ही पूरा होने वाला है। यह प्रोजेक्ट है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। आम भाषा में कहें तो मोदी सस्ते घर बनाने की मॉडर्न इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। इस प्रोजेक्ट की निगरानी प्रधानमंत्री खुद करते हैं, वो भी रेगुलर बेसिस पर। दुनिया भर से 54 इनोवेटिव हाउसिंग टेक्नोलॉजी मंगाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी 54 प्रेजेंटेशन देखे। 54 में से 6 टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट किया गया। देश भर के 6 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम, यानी कम खर्चे में बढ़िया घर कैसे बन सकता है, इस पर नरेंद्र मोदी का फोकस है। नई टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन टेक्निक से बिल्कुल अलग है और स्पीड कई गुना फास्ट। राजकोट में फ्रांस की टेक्नोलॉजी, इंदौर में जापान की टेक्नोलॉजी, लखनऊ में कनाडा की टेक्नोलॉजी, अगरतला में न्यूजीलैंड की टेक्नोलॉजी, रांची और चेन्नई में यूरोप की प्री कास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। जिस स्लैब को बनाने में पहले 20 से 21 दिन लगते थे, अब वो 1 से 1.5 दिन में पूरा हो जाता है। राजकोट में नई तकनीक से 9 मंजिल तक का कंस्ट्रक्शन सिर्फ 51 दिनों में पूरा हो गया, जबकि पुरानी तकनीक में इसमें कम से कम 1 साल लग जाता था। सबसे बड़ी बात यह कि इसमें 100 की जगह सिर्फ 10 मजदूरों की जरूरत पड़ती है। ये जो आयरन के मोल्ड्स हैं, इस तरह के मोल्ड्स जो होते हैं उसको फिक्स कर दिया जाता है और फिक्स करके उसके अंदर कंक्रीट स्लैब जो है भर के तैयार किया जाता है। इससे पूरा जो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली बदल गया है इस टेक्निक के ज़रिए। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल तरीका है, कारीगर लगे रहते हैं, काफ़ी दिनों तक दीवार पूरी बनाते हैं, वो कुछ नहीं होता है। 12 घंटे के अंदर अंदर ये काम जो है ये पूरा हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने जो है स्ट्रक्चर बना दिया गया है, जैसा इस तरफ दिख रहा है आपको, और उसके बाद इस मोल्ड को उठा करके अब दूसरे फ्लोर के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। राजकोट की तरह लखनऊ में भी मोदी ऐसा ही लाइट हाउस पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं। इन सभी 6 प्रोजेक्ट्स का 360 डिग्री रिव्यू हो रहा है। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कौन सी टेक्निक सबसे बेस्ट है। मोदी के बनाए घर सस्ते जरूर हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन सॉलिड है। ये भूकंप के झटके झेल सकते हैं, ये आसानी से टूटते नहीं, यानी गरीबों को सालों साल मरम्मत कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी परिवार के लिए घर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्रधानमंत्री इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए वो यूपी आए तो यहाँ के लोगों को नया टास्क दे दिया। 2017 से पहले पीएम आवास योजना के तहत यूपी के लिए 18,000 घरों की स्वीकृति दी गई थी। 18,000। लेकिन जो सरकार यहां थी उसने गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत
18 घर भी बनाकर नहीं दिए। पैसा था, घरों की स्वीकृति थी, लेकिन तब जो यूपी को चला रहे थे वो इसमें लगातार अड़ंगा डाल रहे थे। मुझे संतुष्टि है कि योगी जी की सरकार आने के बाद यूपी में शहरी गरीबों को 9 लाख घर बनाकर दिए गए हैं। शहर में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहनों के लिए अब यूपी में 14 लाख घर निर्माण के अलग अलग चरणों में है। लेकिन मैं जब उत्तर प्रदेश आया हूं तो कुछ होमवर्क भी देने का मन करता है। दे दूं? लेकिन आपको करना पड़ेगा। करेंगे? पक्का? देखिए, मैंने अखबार में पढ़ा है और अभी योगी जी भी शायद मैं पूछ रहा था, इस बार दीपावली में अयोध्या में कहते हैं 7.5 लाख दिए हैं। 7.5 लाख दिए का कार्यक्रम होगा। मैं उत्तर प्रदेश को कहता हूं कि रोशनी के लिए स्पर्धा में मैदान में आए। देखे, अयोध्या ज्यादा दिए जलाता है कि ये जो 9 लाख घर दिए गए हैं वे 9 लाख घर 18 लाख दिए जला करके दिखाएं। हो सकता है क्या? जिन परिवारों को ये 9 लाख परिवार, गरीब परिवारों को घर मिले पिछले 7 साल में, वे 2-2 दिया अपने घर के बाहर जलाएं। अयोध्या में 7.5 लाख दिए जलेंगे। मेरे गरीब परिवारों के घर में 18 लाख दिए जलेंगे। देश में पहली बार है जब एक प्रधानमंत्री टॉयलेट की भी बात करते हैं, कचरे की भी बात करते हैं। पहले प्रधानमंत्री के लिए ये चीजें नहीं समझी जाती थी। इन सब्जेक्ट पर तो म्युनिसिपल लेवल के नेता भी बात करने को तैयार नहीं होते थे। वेस्ट मैनेजमेंट पर मोदी का फोकस इसलिए है क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ में ही कचरा है। मोदी सभी तरह के कचरा साफ कर रहे हैं। शहर को लेकर मोदी क्या सोचते हैं, ईज ऑफ लाइफ सुधारने के लिए प्रधानमंत्री का विजन क्या है, ये अच्छे से समझना हो तो गांधीनगर और काशी, इन 2 शहरों में चलकर देखना होगा। एक बिल्कुल नया शहर, दूसरा भारत का सबसे पुराना शहर। एक स्मार्ट सिटी, दूसरी हेरिटेज सिटी। नरेंद्र मोदी नया शहर बसा भी रहे हैं और पुराने शहर सुधार भी रहे हैं। काशी पिछले 7 साल से मोदी का चुनाव क्षेत्र है और गांधीनगर 13 साल तक मोदी का कर्म क्षेत्र रहा है। गांधीनगर की ग्रीन फील्ड स्मार्ट सोसाइटी और मंदिरों एवं पुरानी गलियों वाली काशी, इन दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती। फिर भी मोदी ने इनमें बैलेंस बनाया। कैसे बनाया? सवाल सबके मन में उठते हैं, जवाब हमने तलाशा। सबसे पहले आपको गांधीनगर लेकर चलते हैं। यहां 886 एकड़ जमीन पर डेवलप हो रही गिफ्ट सिटी की दुनिया भर में चर्चा है। यहां की बिल्डिंग्स और उनके डिजाइन तो सब देखते हैं, हमने यहां पर जमीन के नीचे जाकर देखा। सिटी लाइफ के बारे में प्रधानमंत्री कितने ग्रैंड लेवल पर सोचते हैं, वो अंडरग्राउंड जाकर ही पता चलता है। गांधीनगर की स्मार्ट सिटी में पानी की सप्लाई हो या बिजली की सप्लाई, गैस की सप्लाई हो या इंटरनेट का कनेक्शन, सब सुरंगों के जरिए मिलेगा। ये यूटिलिटी टनल है। ये टनल करीब 6.5 मीटर बाय 6.5 मीटर की ये टनल है, जिसके अंदर तमाम यूटिलिटीज जो कि गिफ्ट सिटी में उपयोग में आएंगी, उसके लिए इसको बनाया गया है। आपको बता दें, यहाँ पानी की सप्लाई से लेकर के वेस्ट कलेक्शन से लेकर के करीब 22 प्रकार की
जो यूटिलिटी सर्विसेज यहाँ पे दी जा रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो या दूसरी जो भी फैसिलिटीज़ हो, केबलिंग की कोई जो फैसिलिटी हो, वो तमाम 22 फैसिलिटीज़ के लिए अलग अलग डिमार्केटेड लाइंस और पाइपलाइंस वगैरह बनाए गए हैं, ताकि यहाँ कभी भी अगर कोई भी सर्विस डिसरप्ट होती है तो इस टनल में आसानी से पहुंच करके ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ जो टेक्नीशियंस हैं वो आके इसको तुरंत देख सकते हैं, काम कर सकते हैं यहाँ पे आकर के। इसके लिए जैसे आपने हमारे आम शहरों में देखा होगा, सड़कों को अक्सर खोदना पड़ता है अंडरग्राउंड सर्विसेज को ठीक करने के लिए, उसकी कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक ये सिटी एग्जिस्ट करेगा। ये सर्विसेज सुचारू रूप से इस टनल के द्वारा पूरी सिटी में सप्लाई की जाती रहेंगी। शहरों की हाउसिंग सोसाइटियों में ऐसे गार्बेज डक्ट अब कॉमन हो गए, लेकिन आम शहरों में ऐसे डक्ट में डाला गया कचरा बेसमेंट में जमा हो जाता है, जहां से उनको मैनुअली बाहर निकाला जाता है। नरेंद्र मोदी जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, वो गार्बेज डक्ट में कचरा डालते ही उसकी ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। कचरा डक्ट से सीधे प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचता है। शहर के नीचे बनी सुरंगों में 24/7 काम चलता है, इसलिए पूरे शहर में ना तो कहीं पर कचरा दिखता है, ना ही कचरे का डिब्बा दिखता है, ना ही कचरे वाली कोई गाड़ी आती है। गिफ्ट सिटी में वेस्ट कलेक्शन के लिए भी एक यूनिक सिस्टम डेवलप किया गया है। यहाँ पे आपको कचरा कलेक्ट करने के लिए गाड़ियाँ घूमती नजर नहीं आएगी। शहर में हर जगह एक डक्ट लगा हुआ है, उस डक्ट में लोग अपना वेस्ट डालते हैं और फिर वो वेस्ट जो है यहाँ पे इस ऑटोमेटिक जो सेग्रीगेशन प्लांट बना हुआ है उसमें वो आ जाता है, और यहाँ पे वो वेस्ट जो है वो पूरी तरह सेग्रीगेट होके जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो मैन्योर कंपोस्ट बनाने के लिए चला जाता है, और जो दूसरा रिसाइकिल वेस्ट है वो यहाँ पे कलेक्ट होके रिसाइकलिंग के लिए चला जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आगे जाकर के एक ज़ीरो वेस्ट मैकेनिज्म भी डेवलप किया जा रहा है, जिसमें जो प्लाज्मा इंसिनेटर्स लगाए जाएंगे ताकि पूरा का पूरा वेस्ट जो है वो पूरी तरह इंसिनेट हो जाए। गांधीनगर में जो स्मार्ट सिटी बन रही है, इसका प्लान मोदी ने 2007 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बनाया था। ये और कई मामलों में यूनिक है। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम, ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम, यूटिलिटी टनल, सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, पूरे शहर में सीसीटीवी का नेटवर्क। सोचिए, पूरा का पूरा शहर ऐसा है जिसमें किसी भी घर में इंडिविजुअल एयर कंडीशनर नहीं होगा। घर ही नहीं, किसी भी ऑफिस में एसी नहीं होगा। पूरा शहर सेंट्रल कूलिंग सिस्टम से चलेगा। मोदी ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 5 या 10 भी नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। इनमें से 10 स्मार्ट सिटी तो यूपी में ही है। दुनिया भर के टाउन प्लानिंग एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नया शहर बसा देना आसान है, लेकिन पुराने शहर में थोड़ा सा चेंज करना भी बहुत मुश्किल होता है। शहर अगर बनारस जैसा हो, तब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होता है। गली गली मंदिर, हेरिटेज इमारतें, संकरी गलियां, पुरातन सोच, नक्शे की कमी, टाउन प्लानिंग की कमी। काशी की काया पलट करने की हिम्मत वही कर सकता है जिसके पास नरेंद्र मोदी जैसा विजन हो, जो परंपरा भी समझता हो और जिसे मॉडर्न तौर तरीकों की भी जानकारी हो। काशी की खुली नालियां आज की नहीं है, मोदी से पहले 70 साल में भी ये नालियां सबको दिखती थी, लेकिन इनको ठीक करने का काम तभी शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। काशी की अंडरग्राउंड नालियां कहां-कहां से गुजरती हैं, उसका कोई नक्शा ही मौजूद नहीं था। जिन नालियों के ऊपर घर बन गए, उस सीवेज सिस्टम को भी नरेंद्र मोदी दुरुस्त करा रहे हैं। भाई और बहनों, अगर आप याद करें तो 2014 से पहले हमारे शहरों की साफ सफाई को लेकर अक्सर हम नकारात्मक चर्चाएं ही सुनते थे। गंदगी को शहरी जीवन का स्वभाव मान लिया गया था। साफ सफाई के प्रति बेरुखी से शहरों की सुंदरता, शहरों में आने वाले टूरिस्ट, इस पर तो असर पड़ता ही है। शहर में रहने वालों के स्वास्थ्य पर भी ये बहुत बड़ा संकट होता है। इस स्थिति को बदलने के लिए देश स्वच्छ भारत मिशन और अमृत मिशन के तहत बहुत बड़ा अभियान चला रहा है। बीते वर्षों में शहरों में 60 लाख से ज्यादा निजी टॉयलेट और 6 लाख से अधिक सामुदायिक शौचालय बने हैं। 7 साल पहले तक यहां सिर्फ 18% कचरे का ही
निष्पादन हो पाता था वो आज बढ़कर 70% हो चुका है। मोदी से पहले 70 साल का इतिहास यही कहता है कि सियासत ने काशी में गंगा को कूड़ेदान में बदल दिया था। हजारों करोड़ खर्च हो जाने के बाद भी गंगा का पानी साफ नहीं हो पा रहा था। गंगा जल में डुबकी लगाकर श्रद्धालु अपने पाप तो धो लेते थे, लेकिन दुनिया भर की बीमारियां साथ ले आते थे। काशी की ये गंदी नालियां गंगा के अंदर पानी को बदबूदार बनाती रहती थी। मोदी के सियासी दुश्मन आज भी यही कहते हैं कि गंगा सफाई के नाम पर सिर्फ फोटो खिंचवाए गए। सच्चाई विरोधियों के दावे में नहीं, इन तस्वीरों में। 2014 से पहले तक काशी में छोटे बड़े करीब 30 नालों का पानी गिरता था। आज वो सारा पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। वहां गंदे पानी की सफाई होती है, उस पानी को फिर से यूज करने लायक बनाया जाता है और बहुत कम पानी गंगा में जाता है। क्या ये सब मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। स्वच्छ भारत मिशन भले ही 2014 में स्टार्ट हुआ, लेकिन मोदी ने गुजरात में निर्मल गुजरात 2007 में ही स्टार्ट कर दिया था। वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर मोदी का विजन सबसे डिफरेंट है, जिसके लिए गुजरात में नए नए एक्सपेरिमेंट भी किए गए। ऐसा ही एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट सूरत में किया गया। यहाँ हर रात सड़कों की सफाई होती है। रोड रबिंग प्रोसेस से सड़कों को रगड़ रगड़ कर साफ किया जाता है। सूरत के 16 लाख घरों से रोजाना 2200 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, जिसकी 100% प्रोसेसिंग होती है। रात में सड़कों की सफाई के लिए 1500 लोग और 28 मैकेनिकल स्वीपर्स काम करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अहमदाबाद का है। अहमदाबाद की सड़कों पर कचरे के डिब्बे नहीं दिखते। यहाँ की सड़कों पर 1300 बड़े डस्टबिन थे, अब वो सब हटा लिए गए हैं। कचरा बीनने वाले अब बड़े बड़े वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर पर सेग्रीगेशन का काम करते हैं। अहमदाबाद में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन वाली वैन्स में जीपीएस लगाया गया है, ताकि उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग हो सके। मोदी के विरोधी प्रधानमंत्री को हर मोर्चे पर सियासत में ही घसीटना चाहते हैं। विरोधी इसमें कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि मोदी का लेवल अलग है। वो सिर्फ बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। मोदी ने घर का सपना पूरा किया है और शहरों को वो ऐसा बना रहे हैं जैसा उनके विरोधियों ने ख्वाब में नहीं देखा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर में आज दो आतंकी वारदातें हुई हैं। पहला हमला इकबाल पार्क इलाके में हुआ, जहां कश्मीरी पंडित और कारोबारी की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक माखनलाल बिंदु अपनी दवा की दुकान में बैठे हुए थे। उसी दौरान आतंकवादियों ने उन पर 4 गोलियां चलाई। माखनलाल बिंदु को फौरन एसएमएचएस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वो दशकों से यहां रह रहे थे। और दूसरी आतंकी वारदात जादिबल इलाके में हुई है। यहां दहशतगर्दों ने चाय की दुकान चलाने वाले एक शख्स की गोली मारकर हत्या की। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जम्मू और कश्मीर पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इलाके की घेराबंदी करके आतंकियों को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। आप देख सकते हैं, पुलिस की टीम, सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची। आज वायुसेना प्रमुख ने एलएसी को लेकर एक ऐसी बात कही जिससे साफ हो गया कि पाकिस्तान और चीन 2 फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या यह हो सकता है? अगर 2 मोर्चों पर युद्ध हुआ तो क्या होगा? भारत की तैयारी ऐसे में क्या है? ज्यादातर बातें तो सेना के बड़े अफसर जानते हैं और वॉर का प्लान स्टूडियोज में डिस्कस भी नहीं हो सकता। लेकिन कुछ डिटेल्स सामने आई हैं जो सिर्फ 10 मिनट की इस रिपोर्ट में आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर वॉर 2 फ्रंट होगी तो क्या होगा? क्या 2 फ्रंट इसी साल होगी? क्या 2022 की शुरुआत में जंग का खतरा है? टू फ्रंट का मतलब एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान। एक तरफ जमीन और आसमान का फ्रंट है तो दूसरी तरफ समंदर का मोर्चा भी है, क्योंकि क्वाड भी एक्टिव हो गया है। एलओसी और एलएसी के अलावा दक्षिण चीन सागर की तरफ वाला फ्रंट भी, जहां इस वक्त ताइवान के साथ चीन की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन अभी एलएसी के पार से बहुत सिग्नल मिल रहे हैं।
एलओसी के दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक्टिविटी बढ़ी है। अक्टूबर की शुरुआत में भारत ने सबसे खतरनाक तोप लद्दाख में तैनात कर दी है, जिसके बाद आर्मी चीफ ने बताया कि सिचुएशन काफी सीरियस है। टेपसांग में आमना सामना जारी है। डेमचोक में भी दोनों तरफ फोर्स तैनात है। ये दोनों जगह ऐसी हैं जहां दिसंबर और जनवरी में तापमान -40 डिग्री के नीचे चला जाता है। आर्मी चीफ ने एलएसी के पार चीन की बढ़ती हुई डिप्लॉयमेंट पर फिक्र जताई थी और अब नए एयर चीफ ने कहा है कि 2 फ्रंट वॉर के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। 3 दिन के अंदर दोनों सर्विस चीफ की बातों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। चाइनीज एफओस PLAF की डिप्लॉयमेंट्स अभी भी है 3 एयरबेसेस में अक्रॉस ईस्टर्न लद्दाख। डिसएंगेजमेंट के बारे में बातचीत हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है चीन की तरफ से, बट दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द एयर ऑपरेशंस पर से। हमारी तरफ से हमारी पूरी तैयारी है। 2 फ्रंट का खतरा 2017 में डोकलाम के बाद शुरू हुआ और 2020 में जब चीन ने लद्दाख एलएसी पर अपनी फौज इकट्ठा कर दी तो ये खतरा फाइनल शेप लेने लगा। इंडियन एयरफोर्स इस डबल चैलेंज के लिए लगातार तैयारी कर रही है, यानी 2 फ्रंट वॉर हुए तो भारत पाकिस्तान को भी जवाब देगा, चीन को भी काबू में रखेगा। भारत को दोनों की डिप्लॉयमेंट की पूरी जानकारी है और इंडियन एयरफोर्स का फोकस और स्ट्रेटेजी 2 फ्रंट पर ही है। ये भारतीय वायुसेना की 2 फ्रंट वॉर वाली तैयारी है। एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान, दोनों शाहीन एक्सरसाइज भी करते हैं और यहां तक कि पाकिस्तान ने अपने और एयरबेसेस को एक्टिव किया है। चाइनीज PLA ने ईस्टर्न लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के ठीक सामने के एरिया में अपने एयरबेसेस को मजबूत किया है, अपने फाइटर स्क्वाड्रंस की तैनाती की है और उसके साथ साथ UAVs को भी तैनात किया है। So be rest assured that we are capable आप भरोसा रखिए कि 2 फ्रंट वाले हालात के लिए हम हर तरह से पूरी तरह तैयार हैं। equipment to handle 2 front contingency. एलएसी के पार चीन ने अपने कई एयरबेस तैयार किए हैं, कई जगह डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। एक तरह से जब पैंगोंग और कैलाश रेंज पर समझौता हुआ, चीन उसके बाद भी आक्रामक है। आर्मी चीफ ने चीन की फौज को लेकर क्या कहा था, वो पहले देखिए। Chinese have deployed in considerable number. पूर्वी लद्दाख में चीन ने भारी संख्या में सेना तैनात की है। सिर्फ पूर्वी लद्दाख में ही नहीं बल्कि उत्तरी लद्दाख में भी चीन की सेना की तैनाती है। जिस तरह से चीन ने फॉरवर्ड इलाकों में अपनी सेना की तैनाती बढ़ाई है वो हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। Which remains of course a matter of concern for us. Regularly monitoring all the. हमने चीन की हर हरकतों पर नजर रखी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सेना की तैनाती के मामले में भी हम चीन की बराबरी कर रहे हैं, जो किसी खतरे से निपटने के लिए जरूरी है। अभी के हालात में हमारे जवान चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। To meet any eventuality. सभी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए भारत भी पूरी तरह रेडी है। चीन की हर एक्टिविटी को स्टेप बाय स्टेप काउंटर किया जा रहा है। आर्मी की तरह एयरफोर्स बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि सिचुएशन कितनी खतरनाक है। उत्तरी फ्रंट और पश्चिम फ्रंट पर चीन और पाकिस्तान की क्या ताकत है और कमजोरी क्या है, एयर हेडक्वार्टर्स के पास इसकी पूरी जानकारी है। What we have to keep in mind that though the जो चीन ने तिब्बत में अपनी एयरफील्ड बनाई है, हमें ये ध्यान में रखना होगा कि बावजूद इसके कि जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है वहां चीन के लिए ऑपरेट करना आसान नहीं है। उनकी क्षमता वहां कमजोर हो जाएगी। will remain a weak area for them. चीन के साथ एक बड़ी दिक्कत है और वो है तिब्बत की जमीन और तिब्बत का आसमान, यानी भौगोलिक हालात जिसमें ऑपरेट करने का मतलब है कि तिब्बत में चीन की एयरफोर्स को आधी क्षमता से उड़ना पड़ेगा। जिस तरह से चीन ने अपनी वायुसेना को एक्टिव किया है, उसे काउंटर करने के लिए इंडियन एयर पावर का लाइनअप देख लीजिए। सबसे आगे है अंबाला में तैनात राफेल फाइटर जेट, उसके बाद है मिराज 2000 यानी मिस्टर डिपेंडेबल, इसके बाद है सुखोई 30 MKI और साथ में मिग 29 का अपग्रेडेड वर्जन। एक तरफ जहां भारतीय सेना नीचे बिल्कुल मुस्तैदी के साथ खड़ी है, तो एयर सुपीरियरिटी दिखाते हुए भारतीय वायुसेना के Su-30, रफाल
जैगुआर्स, मिराज, एयर डिफेंस सिस्टम और अटैक हेप्टर्स के तौर पर अपाचे यहाँ पर हर जगह कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर एयर डोमिनेंस कर रहे हैं। और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए इस बात को जानता है कि अगर कहीं से भी वो मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो महज 8 से 10 मिनट के स्क्रैम्बल टाइम पर भारतीय वायुसेना के ये फाइटर एयरक्राफ्ट्स ठीक चाइनीज पीएलए के फाइटर एयरक्राफ्ट्स के सामने होंगे। अगर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक की नौबत आई तो जगुआर फाइट का भी रोल होगा। इस तरह आप समझ सकते हैं कि भारत की एयर पावर टू फ्रंट के खिलाफ कितनी स्टेज में तैयार है, क्योंकि यहाँ अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग काउंटर मौजूद हैं। फ्रंट पर राफेल के अलावा सुखोई 30 MKI, MiG-29 और मिराज 2000 के सामने चीन के पास सुखोई 27 का चाइनीज वर्जन J-11 है, J-10 भी है और साथ में J-8 और J-7 जैसे फाइटर भी हैं। इस पूरे फ्रेम को देख लीजिए, यही इस वक्त भारत और चीन की एयर पावर इक्वेशन है। टू फ्रंट वाला खतरा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इस वक्त चीन की तिब्बत और शिजियांग कमांड में पाकिस्तान के अफसर पहुंच गए हैं। इस बात से भारत के कमांडर भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। LAC के आसमान में डॉग फाइट की नौबत कभी भी आ सकती है। डॉग फाइट यानी दो फाइटर जेट के बीच हवाई युद्ध, और ये वो पल होते हैं जब दो देशों के लड़ाकू विमान एक दूसरे का पीछा करते हैं। भारत और चीन के बीच भी ऐसा हो सकता है। दोनों देशों के बेहतरीन जेट यानी भारत का राफेल और चीन का स्टेल्थ फाइटर J-20 की भी टक्कर हो सकती है। अपने टू फ्रंट के लिए अपने सभी फ्रंट लाइन फाइटर तैयार किए हुए हैं। राफेल के अलावा 3 और मेन मल्टी रोल फाइटर वायुसेना में है। सुखोई 30 MKI, MiG-29 अपग्रेड और अब मिराज 2000, ये तीनों मल्टी रोल फाइटर हैं, यानी वो जमीनी बमबारी भी करते हैं और आसमानी निशानों को भी नहीं बख्शते। कुछ दिन पहले इंडियन एयरफोर्स ने श्रीनगर में डल लेक के ऊपर एक शो दिखाया था। सुखोई से लेकर MiG-29 और तमाम फाइटर जेट शामिल हुए। ये उत्तरी फ्रंट पर चीन और पाकिस्तान दोनों को भारत की एयर पावर दिखाने का तरीका भी था। सुखोई की कलाबाजियां और MiG-29 के अलावा मिराज 2000 की तेजी थी, जिसने कश्मीर से सीधे गिलगित और काशनगर के अलावा तिब्बत के होटान एयरबेस तक इंडियन एयरफोर्स का मैसेज भेजा था। मनीष प्रसाद उस वक्त डल झील के किनारे ही मौजूद थे जब सुखोई का दिल दहला देने वाला एयर शो चल रहा था। ये भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI है, फ्लाइंग लांसर स्क्वाड्रन का ये Su-30 जो कि मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है। दरअसल ये अपनी पूरी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल के अलग अलग जगहों पर कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर इसका डिप्लॉयमेंट है। कुल मिला के 8 से 10 मिनट का स्क्रैम्बल टाइम, यानी अगर कोई एनिमी एयरक्राफ्ट सामने आ रहा है तो उससे निपटने के लिए महज 8 मिनट के अंदर ये अपने पूरे एयर डोमिनेंस के साथ ये दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट को एंगेज करने की क्षमता रखता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।